नमस्कार दोस्तों। आज एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है ये सुनने के बाद जब इसका खुलासा होता है तो गांव वाले जो रहते हैं, जो परिवार के लोग रहते हैं, वो तो पहले इनकार कर देते हैं इस बात से। लेकिन जब पुलिस की टीम पूरी तरीके से गांव वालों को पूरी सच्चाई बताती है तब लोग एक प्रकार से हैरान भी हो जाते हैं कि लोग ऐसे भी हो सकते हैं क्या। एक लाश जो सुनसान जगह पर पड़ी हुई थी पिछले 2 से 3 दिनों तक, वह खुद चल करके एक सड़क पर आ जाती है। तब जाकर के इस पूरे कहानी की सच्चाई सामने आती है। और जब कहानी की सच्चाई सामने आती है तो ना सिर्फ पुलिस वाले बल्कि परिवार के लोग, गांव घर के लोग सब हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता है कि कोई ऐसा भी कर सकता है। तो आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुरादाबाद। मुरादाबाद ज़िले में एक जगह है नसीराबाद, वहीं नसीराबाद की ये घटना है। 18 जनवरी 2024 यानी इसी महीने की ये घटना है। एक लड़का जिसका नाम हसन रहता है, वो 7 साल का रहता है। दिन भर परिवार के लोगों के साथ खेलता है, मौज करता है, खुशहाल रहता है। लेकिन अचानक दोपहर के बाद से वो गायब हो जाता है। शाम तक परिवार के लोग ध्यान नहीं देते हैं उस बात पर कि हसन दिख नहीं रहा है। जब रात ढलने को होती है तब पता चलता है कि हसन गायब है। तो कोई बोलता है वो तो दोपहर से ही नहीं दिख रहा है, तो कोई बोलता है कि अभी 2 घंटा पहले तक था। तमाम प्रकार की बातें परिवार के लोग आपस में ही करते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात ढल रही थी वैसे वैसे घर वालों का, परिजनों का, माँ बाप का चिंता भी बढ़ रहा था। लोग अब खोजने के लिए निकल जाते हैं। माँ बाप, भाई बहन, परिवार के तमाम लोग पास पड़ोस में पूछताछ करते हैं। वो 7 साल का था तो छोटे बच्चों के साथ भी खेलता था। उन बच्चों से पूछा जाता है, वो भी बताने से जो कि बता नहीं पाते हैं। पड़ोसियों से पूछा जाता है, उनके घरों में जा जाकर उन लोगों से भी, वो लोग भी कुछ बताने में असमर्थ रहते हैं। सबका एक ही जवाब रहता है कि वो तो हम लोगों के घर भी आज नहीं आया था। जो छोटे दोस्त रहते हैं उसके, वो भी यही बात बताते हैं कि आज तो हम लोगों के साथ खेलने भी नहीं आया था। परिवार के लोग, माता पिता रात भर ढूंढते हैं, रोते हैं, लेकिन हसन का कहीं पता नहीं चलता है। अब सुबह होती है 19 जनवरी। माता पिता, परिवार के लोग तुरंत भागे भागे नज़दीकी पुलिस थाना में जाते हैं और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद पुलिस भी एक्टिव होती है क्योंकि एक बच्चे की गुमशुदगी का रिपोर्ट था। अब प्रॉब्लम पुलिस को ये हो रही थी कि बड़े लोग यदि गायब होते हैं या उनके साथ कुछ अनहोनी होती है तो पुलिस के पास एक फ़ोन के जरिए उनके पास पहुंचने का जरिया होता है। उनका CDR निकलवाया जाता है, उनकी लोकेशन निकलवाई जाती है, तमाम प्रकार की से चीज़ें होती हैं। लेकिन वो छोटा बच्चा था, वो फ़ोन यूज कर नहीं रहा था, तो टेक्निकली तौर पर उसको ढूंढने में पुलिस को बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी पुलिस लगी हुई थी। घर वालों से पूछताछ होती है। घर वाले बोलते हैं कि सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, दोपहर तक वो हम लोगों के साथ ही था, घुला मिला था, खेल रहा था, उसके हाव भाव से कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। माता पिता भी रो रहे थे, बार बार एक गुहार लगा रहे थे पुलिस टीम के सामने कि मेरे बेटे को, मेरे हसन को कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। पुलिस की टीम पूरी जान लगा देती है, लेकिन ना ही 19 तारीख को उसका कुछ पता चलता है, ना ही 20 तारीख को उसका कुछ पता चलता है, और ना ही 21 तारीख को उसका कुछ पता चलता है। 22 तारीख को भी पुलिस पूरी तरीके से ढूंढती है, उसका कुछ पता नहीं चलता है। 23 तारीख को दोपहर का समय था और इसी नसीराबाद जो गांव है, उसी गांव में एक छोटी सी जगह है, वहीं पर महमूदपुर, नसीराबाद में ही एक छोटी सी जगह है महमूदपुर, और उसी महमूदपुर के सिवान में जो एक रास्ता गांव से निकल के सिवान में यानी खेतों की तरफ जा रहा है, उसी रास्ते पर कुछ लोग अपने गांव से निकल के खेतों की तरफ जा रहे थे। और उन लोगों को भी ये बात पता थी कि जो हसन है, हसन के जो है कि
पिता का नाम इद्रीस था। तो सबको पता था कि इद्रीस का बेटा जो हसन है वो गायब है 19 तारीख से ही, 18 तारीख से ही। तो गांव के लोग जो है कि अपने खेतों की तरफ दोपहर को जा रहे थे, और जैसे ही वो गांव से निकल के सिवान में घुसते हैं, खेतों की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो एक सुनसान जगह पर सड़क के किनारे ही इद्रीस का लाश लोगों को दिख जाती है। और जैसे ही हसन का लाश उन लोगों को दिख जाती है, और जैसे ही वो लोग लाश देखते हैं, तुरंत भागे भागे हसन के पिता इद्रीस के पास जाते हैं। अब इद्रीस और उसके परिवार के लोग तुरंत भागे भागे रोते हुए उस लाश के पास पहुंचते हैं। तब तक इतना में ही कोई पुलिस को भी खबर कर देता है, पुलिस की टीम भी पहुंच जाती है। अब इद्रीस का लाश देखने के बाद उसके मम्मी पापा, परिवार के लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। पुलिस तुरंत अपने जो है कि कब्जे में लाश को लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उसका ब्लड सैंपल, डीएनए टेस्ट, तमाम प्रकार की चीज़ें जो है इकट्ठा करके पुलिस रख लेती है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे काम आएगा ये सब चीज़ें, अब कौन हत्या किया, क्या किया। अब जब पुलिस फिर से दोबारा पूछताछ करती है, क्योंकि अब बच्चे का हत्या हो चुका था, हसन का हत्या हो चुका था, अब ये केस गुमशुदगी से हत्या की ओर चला गया था। अब हत्या का केस पुलिस दर्ज करती है और फिर से अब उस जो है कि केस को इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है करना। परिवार के लोगों से अब बारी बारी से पूछताछ होता है, पहले उसके माँ से, फिर उसके बाप से। बाप अब जो है पूरी बात का बताता है। पुलिस की टीम अब बोलती है कि अब तुम अपना पूरा सच्चाई पहले बताओ, कोई दुश्मनी है तुम्हारे परिवार वालों से किसी की, कोई अनबन है कहीं किसी से, तो पूरी बात हमको बताओ। तो इद्रीस जो है, जो हसन का पिता, वो बताता है कि जो मेरा हसन है, जो मेरा बेटा है 7 वर्षीय जिसकी हत्या हो गई है, ये मेरा एक प्रकार से सौतेला बेटा है, यानी ये मेरी दूसरी बीबी का बेटा है, और ये मेरे से नहीं है। मेरी दूसरी बीबी जहाँ पहले थी ये उसका बेटा है। जब वो आई तो हसन को मेरे पास साथ लेकर आ गई, मैं रख लिया बेटा समझ करके। जो मेरा बेटा है, जो मेरा सगा बेटा है, यानी जो मेरे पहले बीवी से बेटा है, उसका नाम यूसुफ है और वो बालिग है। वो मेरे ही गांव में एक परिवार से एक लड़की का रेप करता है और उसी केस में वो अंदर है, जेल में है। जब पुलिस को ये पता चलता है तब पुलिस कहीं ना कहीं उस परिवार पर फिर फोकस करती है, जिस परिवार के लड़की का इद्रीस का बड़ा बेटा यूसुफ रेप किया था। पुलिस को तुरंत लगता है कि कहीं ना कहीं ये केस उस परिवार से जरूर जुड़ रहा है, क्योंकि उस परिवार की बेटी का जो है कि रेप हुआ है इद्रीस के बड़े बेटे यूसुफ के द्वारा किया गया है, और यूसुफ उस केस में जेल में भी बंद है। तो पुलिस को तुरंत यह लग जाता है कि ये बदले की भावना से किया गया हत्या है, कहीं ना कहीं वो परिवार के लोग हसन को मार करके बदला लिए हैं। अब एक टीम पुलिस की उस परिवार के पास जाता है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है, लेकिन वो परिवार के लोग इस घटना में शामिल होने से साफ इनकार कर देते हैं, और वो साफ साफ पुलिस वालों को बोलते हैं कि हम इतनी बड़ी जो है कि घटना को अंजाम कैसे दे सकते हैं, जबकि जो मेरा मुजरिम है, मेरी बेटी का मुजरिम है, उसको तो कोर्ट ने सजा दे दी है, वो तो अब जेल में बंद है। पुलिस की टीम उनको क्लीन चिट नहीं देती है, लेकिन रिटर्न चली आती है वापस। अब जो है कि हसन के माँ अंजू से पूछताछ होता है, वो तो केवल चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है। हसन के पिता इद्रीस से पुलिस की टीम फिर पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस की टीम को कुछ क्लू मिल नहीं रहा था, ना ही परिवार से कोई क्लू मिल रहा था, ना ही वो बदला लेने वाली बात उस परिवार से थी, वहां से कुछ मिल रहा था, और ना ही ये परिवार के लोग कुछ बता पा रहे थे जिससे पुलिस इस केस में आगे बढ़ सके। पुलिस की टीम पूछताछ करती ही रहती है। तब तक एक कांस्टेबल का ध्यान जो इद्रीस रहता है, जो हसन का पिता इद्रीस रहता है, उसके गमछे पर पड़ जाता है, और उसके गमछे में एक लाल कलर का कुछ उसको कलर नजर आता है। जब वो नजदीक से जाकर देखता है तो उसको लगता है कि ये तो खून की बूंदें हैं। तब तुरंत वो अपने सीनियर अधिकारियों से ये बात बताता है, और जब सीनियर अधिकारी इद्रीस से पूछते हैं कि आपके गमछे में खून का निशान कैसे है, तब वो बताने में कुछ असमर्थ रहता है, बात को घुमाने लगता है। तब पुलिस की टीम को तुरंत शंका इद्रीस पर हो जाती है, और उसे कड़ाई के साथ जब पूछताछ होती है तो फिर भी कुछ बता नहीं रहा था, बात को केवल घुमा फिरा रहा था।
अब ब्लड का सैंपल जो हसन के ब्लड का सैंपल जो इकट्ठा की थी पुलिस, उस ब्लड के सैंपल से इस जो इसके गमछे पर ब्लड का जो खून का धब्बा था उससे मिलान होता है तो मिल जाता है वो हसन का ही रहता है। अब पुलिस टीम को पूरी तरीके से इस केस में क्लू मिल चुका था और शंका केवल एक व्यक्ति हसन के पिता इद्रिस पर हो गया था। अब पुलिस की टीम इद्रिस को उठा लेती है, थाने लेकर चली जाती है और उसे कड़ाई के साथ जब पूछताछ करती है तब वह टूट जाता है और सारी सच्चाई पुलिस टीम के सामने रख देता है। सच्चाई अब ये थी कि जो ये हसन था इसका सौतेला बेटा था और जो इसका सगा बेटा था वो एक रेप केस में जेल में बंद था। अब जिस परिवार ने ये केस किया था, जिस परिवार की वो बेटी थी, इससे इद्रिस जो है कि बार बार एक गुहार करता था कि इस केस को सुलझा लिया जाए, कोर्ट के बाहर ही रफा दफा कर लिया जाए, लेकिन वो परिवार मानने से इनकार कर देता था और इसीलिए इसका बेटा जो है कि जेल में बंद था। ये लाख कोशिश कर लिया था अपने बेटे को जेल से बाहर लाने के लिए, लेकिन तो ला नहीं पा रहा था, इसको कुछ सूझ नहीं रही थी। तब इसके माइंड में एक दिन अचानक एक ख्याल आया कि मैं अपने जो हसन है, मेरा 7 वर्षीय जो बेटा है, इसकी हत्या कर दूंगा और हत्या करने के बाद इसकी हत्या की सारी गुत्थी जो है आरोप उस परिवार के ऊपर लगा दूंगा और उस परिवार के लोग मेरे बेटे हसन के हत्या के केस में जेल में चले जाएंगे और जब दोनों परिवार के लोग जेल में रहेंगे तब मजबूरी में इस केस का फैसला हम लोग आपस में मिल बैठकर कर लेंगे और उसके बदले में मैं अपने बेटे यूसुफ को छुड़ा लूंगा और उसके बदले उन लोगों का परिवार भी जेल के बाहर आ जाएगा। तब ये लोग मजबूरी में जब फंसेंगे तो फैसला हो जाएगा। और यही दिमाग लगा करके एक दिन दोपहर का 2-2:30 बज रहा था। इद्रिस जो है अपने बेटे हसन से बोलता है कि गन्ना के खेत में जाओ, गन्ना काट कर लाओ। अब बच्चा तुरंत जो है कि गन्ना काटने के लिए हथियार उठाता है और गन्ने की खेत की ओर बढ़ जाता है सिवान में। अब इद्रिस जो है उसका पीछा करता है। इधर इसकी जो माँ है अंजू, ये अपने सौतेले बेटे का केस देखने के लिए कोर्ट गई थी। घर पर कोई था नहीं। अब ये तुरंत हसन का पीछा करता है छुप छुप के और जैसे ही वो गन्ना के खेत में हसन जाता है, छोटा बच्चा अंदर घुस करके गन्ना काटता है। पीछे से ये इद्रिस पहुंचता है, उसका गर्दन पकड़ता है और तेज धार हथियार से उसका गला रेत देता है। गला रेत करके उसकी वहीं पर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहीं पर छोड़कर गन्ना के खेत में ये घर चला आता है और खोजने की, रोने गाने की नाटक करने लगता है। 2-3 दिन तक पुलिस भी हैरान रह जाती है, कुछ क्लू नहीं मिलता है। तब इद्रिस को ये लगता है कि अब उसकी लाश को सामने लाना चाहिए और सामने ला करके जो ये आरोप है उन परिवार के ऊपर अब लगाना चाहिए। तब एक दिन रात में अचानक 22 तारीख की रात में ये उठता है और उस गन्ने के खेत में जाता है और रात में उठा करके उस लाश को, हसन के लाश को सड़क पर लाकर छोड़ देता है और जाकर फिर सो जाता है। सुबह वही 23 तारीख को दोपहर में राहगीर जब खेत की ओर जा रहे थे तो वही लोग उस लाश को देख लिए थे और इसकी सच्चाई पुलिस और परिवार और गांव वालों के सामने आती है। तो यही थी इसकी पूरी प्लानिंग कि अपने सौतेले बेटे को, 7 वर्षीय बेटे को मार करके और उसके हत्या के केस में उन परिवार वालों को फंसा देना और जब वो लोग जेल जाएंगे तब बराबरी का मामला होगा और तब डील होगी बाहर में दोनों परिवारों के बीच कि तुम मेरे यूसुफ का केस वापस लो, तब मैं तुम्हारा उसका केस वापस लेता हूं, तब दोनों परिवार के लोग बाहर आएंगे और इस तरह से मेरा बेटा जो यूसुफ है वो जेल से बाहर आ जाएगा। जैसे ये सच्चाई पुलिस की टीम को पता चलती है, पुलिस की टीम भी हैरान रह जाती है कि कैसे कोई बाप अपने 7 वर्षीय मासूम बेटे का गला रेत करके हत्या कर सकता है इतनी बेरहमी से। जब परिवार के लोगों को ये बात पुलिस की टीम बताती है तो वो भी मानने से इनकार कर देते हैं कि इद्रिस ऐसा कर सकता है। अंजू जो हसन की माँ थी वो भी इनकार कर देती है कि नहीं, मेरा पति जो मेरा इद्रिस है वो मेरे हसन का हत्या नहीं कर सकती है, नहीं कर सकता है। लेकिन जब पुलिस की टीम पूरी सारी सच्चाई बताती है, इद्रिस के पास लोग जाकर जब उससे पूछताछ करते हैं तो वो भी रोने लगता है और अपना चेहरा छुपाने लगता है। तब लोगों को कहीं ना कहीं यकीन हो जाता है कि इस घटना में, हसन की हत्या में इद्रिस का ही हाथ है, इद्रिस नहीं मारा है। अब पुलिस की टीम उसको जेल भेज दी है। घर वालों भी रो गा के अब अपने बेटे के गम को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही रही आज की सच्ची घटना जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से थी। ऐसे ही तमाम सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल संगीता.रिंकू जी को सब्सक्राइब करें।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।